हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर के अड्डा। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो 11th क्लास का थर्ड चैप्टर है, केमिस्ट्री का 11th क्लास का थर्ड चैप्टर है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। हम क्लासिफिकेशन के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं, अब हमें बात करनी है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में। उससे पहले हम पीरियोडिक टेबल को एक बार देख लेते हैं। पूरा कंप्लीट पीरियोडिक टेबल देखने जा रहे हैं और उसी के अंदर मैं सारे ब्लॉक्स, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सब चीजों को स्पेसिफाई करूंगा और उसके बाद उसमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बनाते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले जो एलिमेंट आया था उसका नाम जो सबसे ऊपर रखा जाता है जिसको हाइड्रोजन है। पीरियोडिक टेबल लिखने का तरीका आप कैसे भी लिख सकते हैं, मेरा तरीका अलग है, मैं अपने तरीके से लिखता हूं, आप कैसे भी लिख सकते हैं। जैसे दो ग्रुप्स, पहले दो ग्रुप्स को तो आप ऐसे लिख सकते हैं, हेलन करे रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, यानी हेलन करे रब से फरियाद। और दूसरा लिथियम के बाद बेरिलियम, बेटा मांगे कार स्कूटर। बाप राजी, वैसे ऐसा होता तो नहीं है लेकिन फिर भी हम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां तक आप लोग लिख चुके हैं। उसके बाद ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, उसके बाद हमें लिखना होता है क्या, मैं यहां से लिखना शुरू कर रहा हूं। पूरी पीरियोडिक टेबल आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन के बिल्कुल अपोजिट होगा हीलियम, फर्स्ट एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में लिख रखे हैं। सेकंड एटॉमिक नंबर जो Z है वो इसका फर्स्ट और सेकंड, फिर लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, उसके बाद आएगा ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। उसके बाद बीच में यहां आएगा कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम, उसके बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल और जिंक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट गैलियम, जर्मेनियम, एस्टेंटाइन, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं अट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्टिनियम, रुथेनियम, रेनियम, रोडियम, पैलेडियम, इसके बिल्कुल नीचे नहीं लिखा है मैंने, तो इसको बिल्कुल ठीक से इसके नीचे लिखते हैं, लाइन लगा देता हूं ताकि गलती ना हो। ठीक है, अब लिखते हैं, देखो आगे। उसके बाद लिखते हैं अट्रियम के बाद यहाँ कू, यहाँ जिंक, ठीक है। जिनोन तक हो गया। उसके बाद रेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी, हेलियम, लेड, बिस्मथ, पोलोनियम, रेडोन, ठीक है। यहां
ठीक है, CN। और इसके बाद नेक्स्ट है UUT यानी अन ट्राइयम। उसके बाद लेवलिन, उसके बाद अन एंटियम, उसके बाद एल्वी, और उसके बाद अन सेप्टियम, अन ऑक्टियम। इसके बाद मेन चीज फोकस करने वाली है, मैं हर एक चीज को अलग से लिख दूंगा। यहाँ जहां मैं स्टार लिख रहा हूं इन दोनों के ऊपर, ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज यहाँ पे शुरू होगी। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे इनको। ये पूरा का पूरा डी ब्लॉक होगा, ये पूरा का पूरा पी ब्लॉक होगा, ये पूरा का पूरा यहां तक एस ब्लॉक होगा। ठीक है, इनको एस ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे, इनको डी ब्लॉक, इनको पी ब्लॉक। और यहां पर सीरियम से लेके ड्यूटेरियम तक ये होते हैं लेंथेनाइड्स। ये क्या होते हैं? लेंथेनाइड। सीरियम से लेके ड्यूटेरियम तक लेंथेनाइड होते हैं। और उसके बाद थोरियम से लेके लोरेंशियम तक ये क्या होते हैं? एक्टिनाइड्स होते हैं। एक्चुअल में कहां से शुरू होते हैं? यहां पर लेंथेनाइड शुरू होते हैं, लेंथेनम के बाद सीरियम और वहां से लेके ड्यूटेरियम तक। और एक्टिनाइड कहां से शुरू होते हैं? एक्टिनियम के बाद थोरियम और लोरेंशियम तक। इनको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये कौन से हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब देखो किसी को कौन सा ब्लॉक क्यों बोला जा रहा है, इसके पीछे भी रीजन है। देखो इनकी वैलेंस सेल जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस वाली होती है। जिसमें भी एस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उनको एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। जिनमें डी में भरा जाता है उनमें डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। जिनमें पी में लास्ट इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। और जिसमें एफ में लास्ट इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसमें भरे जाते हैं लास्ट में। ये पूरी पीरियोडिक टेबल है बच्चों, आप अपने हिसाब से इसको अरेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से लिखा है भाई, ठीक है। याद करने का तरीका अपना कोई तरीका बना लो, कोई शॉर्टकट बना लो, कोई दिक्कत नहीं। अपना याद करोगे तो सबसे बेटर है, दूसरे का याद करोगे तो भूल जाओगे, रट्टा मारना पड़ेगा। लेकिन अगर खुद का बनाकर याद करोगे तो कभी रट्टे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। पूरी पीरियोडिक टेबल मैंने आपके सामने लिख दी। सिर्फ एफ ब्लॉक को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, सीरियम से लेके ड्यूटेरियम तक और थोरियम से लेके लोरेंशियम तक। ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड होते हैं, ठीक है। अब देखो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एस ब्लॉक के लिए होती है, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक के लिए होती है, वो होती है NS1। पहले ग्रुप के लिए होती है NS1, दूसरे ग्रुप के लिए होती है NS2, यानी फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के लिए। फर्स्ट ग्रुप के लिए होती है जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 और सेकंड ग्रुप के लिए NS2। पी ब्लॉक के लिए आउटर इलेक्ट्रॉनिक जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक के लिए होती है NS2 NP1 से लेके NS2 NP6 तक। NS2 NP1 से लेके NS2 NP6 तक होती है, यानी P में लास्ट में फुल्ली फिल्ड। ये पूरी की पूरी सारे ग्रुप्स लिख दे रहा हूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, ये 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18th ग्रुप नोबल गैस का ग्रुप होता है। नोबल गैस किस लिए बोलते हैं? क्योंकि ये इनर्ट होती है। दूसरी चीज क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो फुली फिल्ड होती है, यानी इनकी वैलेंस सेल फुली फिल्ड होती है। इस वजह से ये इनर्ट होती हैं। इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन का निकल पाना या इनको एक और इलेक्ट्रॉन दे देना बहुत ही मुश्किल होता है, रेयर होता है। इसीलिए इनको नोबल गैस भी बोलते हैं या इनर्ट गैस भी बोलते हैं, क्योंकि ये रिएक्टिव ही नहीं होती है, अनरिएक्टिव होती है, ठीक है। उससे पहले जो फैमिली आती है, इनको ग्रुप्स को हमने पढ़ा था ना कि फैमिलीज भी बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हैलोजन फैमिली। 17th को बोलते हैं हैलोजन फैमिली। ग्रुप नंबर 17 को हैलोजन फैमिली बोलते हैं। ग्रुप नंबर 16 को बोलते हैं चाल्कोजेंस। क्या बोलते हैं? चाल्कोजेंस। ये जनरल चीजें बता रहा हूं, अभी पीरियोडिक टेबल के बारे में हम जनरल चीजें डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का ट्रेंड भी पढ़ेंगे। अब
डी ब्लॉक की जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? डी ब्लॉक की जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, जो डी ब्लॉक की जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है n-1 d 1 to 10 ns 0 से 2। ठीक है, ये होती है किसकी? डी ब्लॉक की जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ही एफ ब्लॉक की भी जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, और वो क्या होती है? n-2 f 1 to 14। यानी अब इसमें फाइनल इलेक्ट्रॉन यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे? एफ में भरे जाएंगे, इसलिए n-2 f 1 to 14 n-1 d 0 से 1 और ns2। ठीक है, ये होगी इसकी जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पूरी पीरियोडिक टेबल आपके सामने है, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख दी है। अब इसमें भी क्या होता है? जो यूरेनियम आता है, यानी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में यूरेनियम के बाद, यानी यूरेनियम के बाद वाले पोस्ट यूरेनियम जिसको बोलते हैं, पोस्ट यूरेनियम जितने भी एलिमेंट होंगे उनको बोला जाएगा ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। क्या बोला जाएगा? ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। यानी यूरेनियम के बाद आने वाले सारे एलिमेंट्स को क्या बोला जाएगा? ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। यहाँ एक्टिनाइड शुरू होते हैं, यहाँ लेंथेनाइड, ये एक्टिनाइड, ये लेंथेनाइड, ये पूरा डी ब्लॉक, ये एस ब्लॉक और ये पी ब्लॉक। एस ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप को बोला जाता है अल्काली मेटल्स ग्रुप। ठीक है, क्या बोला जाता है? अल्काली मेटल्स ग्रुप। अल्काली क्यों? बेसिक प्रॉपर्टीज, बहुत सी चीजें हैं, मेटल्स ज्यादातर बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब देखो सेकेंड ग्रुप को बोला जाता है अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। सेकेंड ग्रुप को क्या बोला जाता है? अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। पूरे पी ब्लॉक को, ये पूरा पी ब्लॉक है यहाँ का, ये पूरा पी ब्लॉक है, इस पूरे पी ब्लॉक को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है मेन ग्रुप। मेन ग्रुप या रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप बोला जाता है। जनरली इसको मेन ग्रुप बोलते हैं और रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप भी इसको बोला जाता है। अब देखो इसके अंदर क्या है कि हमें सारी चीजें पता है कि मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, इसको और भी कैरेक्टराइज किया जाता है कि इसके अंदर मेटल्स कौन से हैं, नॉन मेटल्स कौन से हैं और मेटलॉइड्स कौन से हैं। तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं हम इसको, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के पार्ट में। अब देखो सबसे पहले मेटल्स, एस ब्लॉक एलिमेंट सारे के सारे क्या हैं? मेटल्स हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट सारे के सारे क्या हैं? मेटल्स हैं। ये यहां तक एस ब्लॉक एलिमेंट सारे के सारे क्या हैं? मेटल्स हैं। मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम बढ़ती जाती है, इनका साइज भी टॉप टू बॉटम बढ़ता जाता है। सारी चीजों को, सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को आगे जाके पढ़ेंगे, पहले तो जस्ट हम समझ रहे हैं सिंपल। ठीक है, उसके बाद पहली चीज ये मेटल्स हो गए। उसके बाद डी ब्लॉक को ट्रांजिशन मेटल्स बोला जाता है। ट्रांजिशन मेटल्स बोला जाता है। डी ब्लॉक को क्या बोला जाता है? पूरा डी ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल्स। क्यों? इसका भी रीजन है। पी ब्लॉक को क्या बोला जाता है? पी ब्लॉक को, पी ब्लॉक में जो भी एलिमेंट्स हैं उनको नॉन मेटल्स बोला जाता है। पी ब्लॉक वाले नॉन मेटल्स होते हैं, और जो मेटल्स और नॉन मेटल्स को सेपरेट करता है, यानी उनको अलग करता है, उनके बीच में ब्रिज का काम करता है, वो ब्लॉक क्या होता है? डी ब्लॉक होता है। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। डी ब्लॉक के मेटल्स को ट्रांजिशन मेटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में ब्रिज का काम कर रहा है यहाँ पे। अब एक और चीज यहाँ पे डिफाइन करनी जरूरी है, वो है मेटलॉइड्स। ध्यान रखना, सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन, आर्सेनिक, सेलेनियम और टेलुरियम, ये वाले, ठीक है, ये है नॉन मेटल वाला ग्रुप। यानी यहां से देखो, ये और ये, सॉरी, मेटलॉइड्स, इनको बोलते हैं मेटलॉइड्स। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी और टेलुरियम, ये होते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर दोनों टाइप की प्रॉपर्टी मिलती है, यानी वो मेटल की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और नॉन मेटल्स की तरह बिहेव कर सकते हैं। यानी उनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के लिए सिमिलर बिहेवियर शो करती है। यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करने वालों को हम क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स बोलते हैं। पूरी पीरियोडिक टेबल आपके सामने है, सबका कैरेक्टराइजेशन मैंने बता दिया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
और पीरियोडिक टेबल को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। कम से कम एफ ब्लॉक अगर आप याद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम डी ब्लॉक तक पूरा एस पी और डी ब्लॉक पूरा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या हैं, कैसे हैं, उनका ट्रेंड क्या क्या है, कैसे हम इनको यूज करने वाले हैं, सारी चीजें पढ़ेंगे एक के बाद एक, हर एक टॉपिक पूरा अच्छे से कवर करेंगे। अभी पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और पीरियोडिक टेबल उनके बीच में क्या क्या रिलेशन है, कौन कौन सा ट्रेंड फॉलो करती है और कौन कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पढ़नी है, ठीक है। पहली चीज जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पढ़नी है उनमें क्या क्या है, उनमें जो मेन प्रॉपर्टीज है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज दो टाइप की हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो हमें पढ़नी है वो दो टाइप की हैं। कौन सी दो टाइप हैं? पहली टाइप है फिजिकल प्रॉपर्टीज, पहली टाइप कौन सी है? फिजिकल प्रॉपर्टीज की, और दूसरी कौन सी है? केमिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है। फिजिकल और केमिकल दो टाइप की प्रॉपर्टीज हैं, दोनों को हमें पढ़ना है, ठीक है। अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में किस किस चीज को पढ़ना है हमें? एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, हमें जो जो चीज पढ़नी है मैं सारी डिस्कस करता चलूंगा यहाँ पे, और वन बाय वन हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, बिल्कुल विद एक्सेप्शन कवर करेंगे, क्योंकि इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शंस बहुत आते हैं, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, उसके बाद इसमें क्या है? मेटेलिक रेडियाई भी होती है, उसको भी कवर कर लेंगे, कोई चक्कर नहीं है। कोवेलेंट रेडियाई को भी कवर कर लेंगे, सबके बारे में बताऊंगा क्या क्या होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। उसके बाद क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। उसके बाद क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें क्या पढ़ना है? केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें पढ़ना है, जो चीज केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें पढ़नी है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट, रिएक्टिविटी। ये दो मेन एस्पेक्ट हैं जो केमिकल प्रॉपर्टीज के हमें पढ़ने हैं, ठीक है। अब देखो इन प्रॉपर्टीज को हम वन बाय वन पढ़ते चलेंगे। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, इनका ट्रेंड क्या होगा, ये होती क्या है, एक एक टॉपिक को, एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करता चलूंगा। सबसे पहले जिस चीज को हम पढ़ने वाले हैं वो है एटॉमिक रेडियस। किस चीज को पढ़ने वाले हैं? एटॉमिक रेडियस, एटम की रेडियस के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जिस प्रॉपर्टी को हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? एटॉमिक रेडियस, यानी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और उनका ट्रेंड पढ़ना है। तो एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड होगा पूरी पीरियोडिक टेबल में, कहां ग्रुप में क्या ट्रेंड होगा, पीरियड में क्या ट्रेंड होगा, अलग अलग ट्रेंड होगा, और उसका रीजन क्या होगा, सारा पढ़ेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियाई जिसको हम पढ़ने वाले हैं, पहली प्रॉपर्टी है जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं, एटॉमिक रेडियाई। अब एटम की स्ट्रक्चर के बारे में तो हमें पता है, लेकिन एटम का साइज जो है ना वो प्रैक्टिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। एटम इतना छोटा होता है ना कि उसका साइज जो है प्रैक्टिकली डिटरमाइन नहीं करते। साइज क्या है? साइज क्या है एटम का? हम एटम की रेडियस क्यों नहीं बता सकते हैं इजीली? क्योंकि एटम का साइज बहुत छोटा होता है। कितना होता है एटम का साइज? नियरली एटम का साइज, एटम साइज क्या होता है? 1.2 एंगस्ट्रॉम, यानी 1.2 × 10⁻⁻10 मीटर। इतना छोटा होता है कि इसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होते हैं, उनसे भी हमें इसकी रेडियस मेजर करने में दिक्कत आती है। तो स्पेशल मेथड्स डेवलप हुए हैं इसकी रेडियस को मेजर करने के लिए। अब पहली चीज तो एटम का साइज बहुत स्मॉल है। डिफिकल्टी क्यों आती है? पहला पॉइंट क्या है कि एटम का साइज बहुत ही स्मॉल है, स्मॉल साइज है, वेरी स्मॉल साइज ऑफ एटम। दूसरी चीज, सेकेंडली, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, यानी एक एटम है उसके बाहर, जो एटम है उसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, यानी पर्टिकुलर शेप नहीं होती। नो पर्टिकुलर शेप, नो
पर्टिकुलर शेप, यानी एटम के बाहर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, उसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, अमीबा की तरह कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब उसकी कोई पर्टिकुलर शेप ही नहीं है तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि रेडियस कितनी है? लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उसमें कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती, इसमें सॉरी इलेक्ट्रॉन क्लाउड में ना तो कोई पर्टिकुलर शेप है, ना ही उसकी कोई शार्प बाउंड्री है, और ऐसा कोई प्रैक्टिकल वे नहीं है जिससे एक इंडिविजुअल एटम का साइज मेजर किया जा सके। ऐसा कोई प्रैक्टिकल वे नहीं है कि जिससे किसी एक इंडिविजुअल यानी सिंगल एटम का साइज मेजर किया जा सके। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, एटम्स की कंबाइंड स्टेट को तो स्टडी कर सकते हैं। यानी कंबाइंड स्टेट में जब एटम कंबाइन करते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तब क्या करते हैं, कंबाइंड स्टेट में उनके बीच का डिस्टेंस जो होता है, यानी दो एटम जब कंबाइन करते हैं, दो एटम्स जब कंबाइन करते हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, यानी दो एटम्स जब कंबाइन कर रहे होते हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उनको मेजर किया जा सकता है। और उस डिस्टेंस को मेजर करके उसका हाफ करने से हमें क्या मिल जाता है, रेडियस मिल सकती है। अब देखो एस्टिमेट लगाया जा सकता है कि कौन सी रेडियस है। पहली चीज, नॉन मेटेलिक एलिमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स के बारे में। जब हम नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं ना, तो तब हम क्या करते हैं, कोवेलेंट रेडियस की बात करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है इस रेडियस को या साइज को डिटरमाइन करने की, जो प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है कि जब एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल बनता है तो उसके अंदर जो एटम होते हैं वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, यानी सिंगल बॉन्ड। जैसे मान लो मैं HCl की बात कर रहा हूं, HCl दोनों एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, सिंपल सी बात कर रहा हूं कि HCl में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं एटम्स। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। हमें पता है इलेक्ट्रॉन उनके बीच में शेयर है, यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना हुआ है यहाँ पे, ये सिंगल बॉन्ड है। जब हम उनके बीच में सिंगल बॉन्ड बना होता है तो हम उनके जो एटम्स हैं उनके बीच का जो ये बॉन्ड है उसका डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। और अगर इस बॉन्ड का डिस्टेंस मेजर कर लें तो उसकी जो रेडियस है, कोवेलेंट रेडियस, इस डिस्टेंस से उस एटम की कोवेलेंट रेडियस को कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, अब अगर इससे कैलकुलेट किया जा सकता है तो एग्जांपल लेता हूं मैं, जो बॉन्ड डिस्टेंस होता है क्लोरीन एटम में, क्लोरीन मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड डिस्टेंस होता है, यानी Cl का बॉन्ड लेंथ या फिर डिस्टेंस, बॉन्ड डिस्टेंस Cl के बीच में, यानी क्लोरीन मॉलिक्यूल, यानी Cl2 मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं मैं, Cl2 मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं कि Cl के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है, यानी ये Cl है, ये Cl है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इनके बीच की जो ये बॉन्ड लेंथ है, इस बॉन्ड लेंथ का जो मेजर है वो क्या है, 198 पिकोमीटर। ये बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 198 पिकोमीटर। ठीक है, 198 पिकोमीटर होती है। तो इसकी कोवेलेंट रेडियस को कितना मान लिया गया है, तो क्लोरीन एटम की रेडियस को मान लिया गया है 198 का हाफ, यानी कि 198 का हाफ कितना होगा, 198 का हाफ यानी 99 पिकोमीटर मान लिया गया है। ये इसकी कोवेलेंट रेडियस है। यानी नॉन मेटेलिक एलिमेंट की जब हम बात कर रहे होते हैं तो जब दो एटम्स आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, उस बॉन्ड के डिस्टेंस को हम माप सकते हैं। उस बॉन्ड के डिस्टेंस का हाफ कर दो तो हमें उसकी कोवेलेंट रेडियस मिल जाती है। बात करते हैं कि फिर मेटेलिक रेडियस के बारे में। कोवेलेंट रेडियस को हमने पढ़ लिया है, मैंने पहले ही बोला था कि सारी रेडियस को पढ़ेंगे। कोवेलेंट रेडियस को पढ़ लिया है। एक्चुअल में कोवेलेंट रेडियस को पढ़ने के बाद हम मेटेलिक रेडियस पे चलते हैं कि मेटेलिक रेडियस होती क्या है। जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो मेटेलिक रेडियस में विच इज टेकन एज द हाफ, मेटेलिक रेडियस को हम क्या बोलते हैं कि हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू आयंस, बोले तो एक केटायन और एक एनायन इन ए मेटल क्रिस्टल। ठीक है, कोई मेटल क्रिस्टल है। अब मेटेलिक रेडियस की बात करें तो ऑब्वियसली एक मेटल क्रिस्टल होगा, यानी एक मेटल क्रिस्टल में, किसमें, मेटल क्रिस्टल में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा केटायन और एनायन के बीच में, यानी मेटल कोर में कोई मेटल क्रिस्टल है, उसकी जो मेटल कोर है, क्या है, मेटल कोर है, उसमें केटायन
और एनायन के बीच का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसका हाफ, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ जो है वो क्या होता है, मेटेलिक रेडियस कहलाता है। क्या कहलाता है? मेटेलिक रेडियस कहलाता है। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, फिर से एक बार बता रहा हूं कि किसी मेटेलिक क्रिस्टल में, यानी मेटल के क्रिस्टल में जो उसकी मेटल कोर होती है, उसका अंदर का जो कोर का हिस्सा होता है, उसमें जो कैटायन और एनायन के बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है ना, क्योंकि मेटेलिक क्रिस्टल में जो हाफ होता है, जो मेटल कोर होती है उसका डिस्टेंस, कैटायन एनायन को छोड़ दीजिए, कैटायन एनायन को छोड़ दे, जो मेटल कोर के बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है मेटल के, उसमें मेटेलिक क्रिस्टल में दो मेटल होते हैं, ठीक है, उनके कोर के बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा, यानी दो न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका हाफ कर देंगे तो उसको बोलेंगे मेटेलिक रेडियस। ठीक है, अब ये डिस्टेंस होगा बिटवीन टू एडजेसेंट, एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूं कि जो डिस्टेंस है बिटवीन टू कॉपर Cu टू कॉपर एटम्स, वो क्या है, जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है दो एडजेसेंट कॉपर एटम्स का, किसमें, इन सॉलिड कॉपर में, दो कॉपर एटम्स के बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस किसमें, सॉलिड कॉपर, क्या होता है, 256 पिकोमीटर होता है। जब ये डिस्टेंस 256 पिकोमीटर होता है तो इसकी जो मेटेलिक रेडियस होगी वो क्या होगी, 256 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब क्या हुआ, 128 पिकोमीटर, यानी 128 पिकोमीटर कॉपर की मेटेलिक रेडियस होती है। कॉपर की मेटेलिक रेडियस कितनी असाइन की गई है, 128 पिकोमीटर, यानी मेटल कोर में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है, सॉलिड मेटल में जो मेटल एटम्स होता है उनके बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है, उसका हाफ वैल्यू उसकी मेटेलिक रेडियस कहलाती है। यहां अब हम जो एटॉमिक रेडियस वाली टर्म है उसको यूज करेंगे, चाहे वो कोवेलेंट रेडियस को पढ़ रहे हो, चाहे वो मेटेलिक रेडियस को पढ़ रहे हो, और वो भी किस पे डिपेंड कर रही है कि कौन सा हमने मेटल लिया, कि या तो वो मेटल है एलिमेंट या फिर वो नॉन मेटल है, उसके बेस पे। एटॉमिक रेडियाई को मेजर करने के लिए एक्सरे टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, यानी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, एक्सरे टेक्नोलॉजी से उसको यूज, इसकी रेडियस को मेजर कर लिया जाता है। और बहुत सारे अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपिकल मेथड होते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक अलग ब्रांच होती है केमिस्ट्री की, जिसको आपको हायर क्लासेस में यानी ग्रेजुएशन में जाके आप लोग पढ़ोगे स्पेक्ट्रोस्कोपी को, जिसके थ्रू हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, बहुत सारा डाटा मिलता है पर्टिकुलर एटम और न्यूक्लियाई के बारे में। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, ट्रेंड देखना है। अब एटॉमिक रेडियाई हम पढ़ चुके हैं कि एटम्स के बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, उसके हाफ को हम एटॉमिक रेडियाई बोलेंगे। अब एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड क्या होता है, अब देखो ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियाई। हम एटॉमिक रेडियाई को पढ़ रहे हैं, तो अभी तक मैंने सिर्फ एटॉमिक रेडियाई के अलग अलग टाइप्स बताए आपको, कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस। अब इनके बारे में बात करेंगे। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड क्या होगा। क्या चीज पढ़ रहे हैं, ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल में यही तो एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई पीरियोडिक प्रॉपर्टी यानी फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसको हम पढ़ रहे हैं, और इसका हमें पढ़ना है ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में। अब देखो दो टाइप से ट्रेंड पॉसिबल होता है, एक तो होता है लेफ्ट टू राइट, एक होता है टॉप टू बॉटम। एक क्या होता है, लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब क्या होता है, लेफ्ट टू राइट का मतलब होता है इन ए पीरियड। हमें पता है ना पीरियोडिक टेबल में जो रोज होती हैं वो पीरियड को रिप्रेजेंट करती हैं। टोटल कितने पीरियड होते हैं, 7 पीरियड होते हैं, यानी लेफ्ट से राइट ऐसे। पीरियोडिक टेबल में ये लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट है, और ये टॉप टू बॉटम है। क्या है, टॉप टू बॉटम है। दूसरा क्या है, टॉप टू बॉटम, यानी अप से डाउन, टॉप टू बॉटम भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है, इन ए ग्रुप होता है,
एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्या होगा, पीरियड में क्या ट्रेंड होगा और ग्रुप में क्या ट्रेंड होगा, उसको हम पढ़ने वाले हैं। रीजन के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या ट्रेंड होता है। जब भी हम बात करते हैं पीरियड की, यानी लेफ्ट टू राइट की, यानी कि पीरियड में, इन ए पीरियड एटॉमिक रेडियाई जो एटॉमिक रेडियाई होगी वो क्या करती है, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है पीरियड में। क्या होती है, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज, यानी डिक्रीज होती है अक्रॉस द पीरियड, इन ए पीरियड, अक्रॉस ए पीरियड, यानी लेफ्ट टू राइट। जब हम हाइड्रोजन से हीलियम की तरफ जाते हैं या फिर लिथियम से नियोन की तरफ जाते हैं, तब एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, डिक्रीज करती है। क्या करती है, डिक्रीज करती है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करती है। इसका रीजन क्या है कि लेफ्ट टू राइट ये डिक्रीज क्यों करती है। अब पहले इसका रीजन पढ़ते हैं कि लेफ्ट टू राइट ये डिक्रीज क्यों करती है। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करती है, लेकिन करती क्यों है, ऐसा बिहेवियर क्यों शो करती है। पहली चीज, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी चीज को समझने के लिए दो चीजों को समझना जरूरी है। सबसे पहला तो है उसका साइज, यानी एटम या एलिमेंट का साइज। तो आपको देखेंगे कि ऐसा ही बिहेवियर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज क्यों करती है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज क्यों करती है एटॉमिक रेडियस के। इसी बिहेवियर को अब मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, पूरा स्टडी करेंगे इसको अच्छे से। लेफ्ट टू राइट यानी लेफ्ट टू राइट क्या करती है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है। रीजन क्या है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, एक्सप्लेन कैसे करेंगे इसको। देखो, मान लो हमारे पास कौन सा आइटम है, लिथियम है। मैं लिथियम से शुरुआत कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 नंबर 3, ठीक है। मैं लिथियम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लिथियम के एटम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये इसका न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज पूरा न्यूक्लियस के लिए है, पहली सेल, और ये दूसरी सेल, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। लिथियम के बाद कौन सा एलिमेंट आता है, बेरिलियम। बेरिलियम, जब बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात आती है, 1s2 2s2 हो जाती है, 1s2 2s2 हो जाती है। फिर से मैं बेरिलियम वाला जो एटम है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज पूरा न्यूक्लियस, ये पहली सेल, ये दूसरी सेल। अब मैं तीसरे एटम की तरफ बढ़ रहा हूँ, तीसरे एलिमेंट की तरफ बढ़ रहा हूँ, यानी बेरिलियम के बाद कौन आता है, बोरोन। इसका एटॉमिक नंबर 4, इसका एटॉमिक नंबर 5, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। इसकी वैलेंस से ये दोनों, इसकी वैलेंस से ये, इसकी वैलेंस से ये, ठीक है। अब देखो, जब मैं तीसरे को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं बोरोन का एटम रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये इसका न्यूक्लियस, पहली सेल, और ये दूसरी सेल। पहली बात, कौन सा पीरियड है, n = 2, सेकेंड पीरियड की बात हो रही है, सेकेंड पीरियड की बात हो रही है। सेकेंड पीरियड में मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, लिथियम से बोरोन की तरफ चल रहा हूँ, और मैं एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड देख रहा हूँ कि लेफ्ट टू राइट ये क्यों डिक्रीज होती है। मैं वो चीज समझने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे समझेंगे इसको, अब देखो इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना शुरू करें। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इनर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। आउटर सेल में, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है मेरे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद बेरिलियम की बारी आती है। बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है इनर सेल में, इनर सेल में तो 2 ही है भाई। आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, इसमें भी 2 ही हैं। हमें पता है कि इनर मोस्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, सिर्फ 2। उसके बाद कितने आ सकते हैं, 8। तो वही चीज कर रहे हैं। बोरोन में चलते हैं तो इनर मोस्ट में कितने आएंगे, 2, बाकी के बच्चे कितने, 3। वो 3 कहाँ आएंगे, आउटर मोस्ट में। देखो भाई, एक चीज नोटिस की होगी कि अलोंग द पीरियड या अक्रॉस ए पीरियड नंबर ऑफ सेल ना ही तो बढ़ रहा है ना ही घट रहा है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज नहीं हो रहा है। लेकिन दूसरी चीज, पहली चीज क्या, नंबर ऑफ सेल, क्या, नंबर ऑफ सेल रिमेन्स कांस्टेंट। पहला पॉइंट क्या हुआ, लेफ्ट टू राइट जाने पे नंबर ऑफ सेल जो हमारी है वो कांस्टेंट रहेगी। दूसरा काम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस
with increase in atomic number, यानी एक एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट मेरी तरफ से कि द इलेक्ट्रॉन इज एडिड इन द सेम सेल, यानी कि इलेक्ट्रॉन का नंबर तो बढ़ रहा है लेकिन जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है हर एलिमेंट को सेम सेल में ऐड हो रहा है। 3 पॉइंट ध्यान रखना, सिंपल सी बात, 3 पॉइंट क्या है, ध्यान रखना है। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे, फिनोमिना क्या हो रहा है जिसकी वजह से साइड स्विंग हो रहा है। देखो, इस न्यूक्लियस के पास ये पॉजिटिव चार्ज है, इतना ही है, सिंपल है। न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज इतना ही है। अब इसके पास अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन के लिए इसके पास इतना चार्ज है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है, टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4 हो जा रही है। यानी अब यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन है जो इसी चार्ज को अट्रैक्ट हो रहा है, इस चार्ज की तरफ, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। और जब ये अट्रैक्ट होते हैं, इनर वाले आउटर वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका और इसका इलेक्ट्रॉन का आपस में एक इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है। ये दोनों एक इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर रहे हैं। यहाँ ये दोनों इलेक्ट्रॉन को शील्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन को शील्ड करने की कोशिश कर रहे हैं न्यूक्लियस से। और यहाँ ये तीनों ही, ये दोनों 3 इलेक्ट्रॉन को शील्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। हर एक 3 को ही शील्ड करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि आउटर मोस्ट में कितने 3 इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से, होता क्या है कि टोटल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। अब मैंने एक टर्म बोली है क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैंने बोला है कि लेफ्ट टू राइट बढ़ता है। इसके बढ़ने का रीजन क्या है, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि क्या रीजन है। न्यूक्लियस को शील्ड करना स्क्रीनिंग इफेक्ट है, सिंपल सी बात है। आउटर इलेक्ट्रॉन को यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड करते हैं, उनको रोकते हैं कि उतना अट्रैक्शन ना हो पाए, क्योंकि ज्यादा यही तो चाहते हैं कि मेरे पास ही रहे सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज, दूसरे को थोड़ी लेना चाहेगा। अब बात है कि लड़ाई यहीं से शुरू होती है, सारी लड़ाई यहीं से शुरू होती है कि मेरे पास ज्यादा हो जाए, तेरे पास कम हो जाए। इसी वजह से जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो टोटल चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स दिस न्यूक्लियस, वो टोटल अट्रैक्शन है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, अट्रैक्शन भी इंक्रीज होगा। उसी को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी एक्चुअल चार्ज जो एक्सपीरियंस हो रहा है इस न्यूक्लियस को इनकी शील्डिंग के बाद, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग के बाद भी जो चार्ज एक्चुअल में एक्सपीरियंस हो रहा है उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, ओके, जो सेम सेल में ऐड है। लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से क्या होता है कि इन इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन बढ़ता चला जाता है न्यूक्लियस की तरफ, और लेफ्ट टू राइट जाते जाते इसका साइज इसके मुकाबले थोड़ा और छोटा हो जाता है, इसका साइज इसके मुकाबले थोड़ा और छोटा हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़े, इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़े तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ दूसरे पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसीलिए विद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये इनका साइज छोटा हो जाता है, और जब साइज छोटा हो जाता है इसका मतलब इनकी एटॉमिक रेडियस भी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती चली जाती है। तो मैंने क्या बोला है इन शॉर्ट, फिर से एक लाइन में सुन लीजिए कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है लेफ्ट टू राइट जाने पे, यानी अक्रॉस ए पीरियड यानी इन ए पीरियड जाने में जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं, क्योंकि हर बार एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा होता है ऑटोमोस्ट सेल में। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसकी वजह से इसका साइज डिक्रीज होने लगता है, एटम का साइज डिक्रीज होने लगता है लेफ्ट टू राइट में। और साइज डिक्रीज होने के साथ साथ ही इसकी एटॉमिक रेडियस भी डिक्रीज हो जाती है। अब बात करते हैं टॉप टू बॉटम में क्या केस होता है। लेफ्ट टू राइट हम समझ चुके हैं, बिल्कुल इजी तरीके से मैंने समझा दिया है। टॉप टू बॉटम में क्या फंडा है, लेफ्ट टू राइट में तो साइज डिक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, और एटॉमिक और आयनिक दोनों में क्या है कि दोनों ही सेम ट्रेंड को फॉलो करती हैं।
आयनिक रेडियस को बाद में पढ़ेंगे, पहले एटॉमिक रेडियस खत्म करते हैं। अब देखो टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे यानी अक्रॉस ए ग्रुप और इन ए ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करती है यानी बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है? देखो इससे एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम तक ही मान लेते हैं, इतने में समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4, n equal to 5। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो क्या बताता है? मेन एनर्जी लेवल या सेल बताता है, यानी नंबर ऑफ सेल डिसाइड करता है। जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का नंबर होता है उतनी नंबर ऑफ सेल उसके अंदर होती है। अब देखो पहले में यहाँ कितनी सेल होंगी? सिर्फ और सिर्फ एक सेल। इसके न्यूक्लियस के बाद सिर्फ एक सेल, इसके न्यूक्लियस के बाद सिर्फ दो सेल, इसके न्यूक्लियस के बाद कितनी हो जाएगी? नेक्स्ट वाले के न्यूक्लियस के बाद कितनी हो जाएगी? सोडियम के लिए ये न्यूक्लियस, पहली सेल, दूसरी सेल, ये तीसरी सेल। फिर पोटेशियम की बात आ जाएगी, पोटेशियम के लिए 1, 2, 3 और 4 सेल। रूबिडियम के लिए बात आ जाएगी, इसके न्यूक्लियस के बाद 1, 2, 3, 4 और 5 सेल हो जाएंगी। यानी कि जैसे जैसे सक्सेसिव पीरियड में जा रहे हैं, यानी टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, नंबर ऑफ सेल ऐड होते चले जा रहे हैं। और नंबर ऑफ सेल यानी इसमें एक ही सेल थी, इसमें 2 सेल होगी, इसमें 3, इसमें 4। तो अब जब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 और फिर ये 11 यानी 2, 8, 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख रहा हूँ और कुछ नहीं है। तो सेल्स में रेट कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन कितने, पहली सेल में 2, इनरमोस्ट में 2 ही आ सकते हैं, उसके बाद वाले में 8 आ सकते हैं, उसके बाद वाले में 1 आ गया। अब ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। अब देखो एटॉमिक रेडियाई है क्या में? इस न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वही एटॉमिक रेडियाई होती है। अब जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाते हैं सक्सेसिव पीरियड में नंबर ऑफ सेल ऐड होती जाती है, यानी एक सेल एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है और उसी वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसका न्यूक्लियस के साथ जो डिस्टेंस है वो और ज्यादा बढ़ता चला जाता है। तो वैलेंस सेल के साथ न्यूक्लियस का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो बढ़ता चला जाएगा। तो उसी के कारण इसका साइज भी बड़ा होता चला जाएगा, क्योंकि साइज ऐड हो रही है ना, साइज ऐड होती चली जाएगी। अब जैसे एक बात मैं आप लोगों को सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि मैंने एक टी शर्ट पहनी, मैंने एक ही टी पहनी, ठीक है, एक टी शर्ट है, मैं एक और पहन लेता हूँ, थोड़ा मोटा लगूंगा, एक और पहन लूंगा और हेल्दी लगने लग जाऊंगा, एक और पहन लूंगा फिर तो बिल्कुल ही पहलवान हो जाऊंगा। ऐसे ऐसे करके अगर मान लो मैं 10-20 टी शर्ट पहन लेता हूँ तो फिर मैं क्या होगा, ऐसे हो जाऊंगा, बिल्कुल साइज बढ़ जाता है ना। सेम वही कॉन्सेप्ट है कि सेल नंबर ऑफ सेल ऐड होने के साथ साथ साइज बढ़ जाता है। और यही रीजन है कि टॉप टू बॉटम यानी अक्रॉस ए ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है। अब चलते हैं आयनिक रेडियाई की तरफ। आयनिक रेडियाई का ट्रेंड क्या है, आयनिक रेडियाई होती क्या है और कौन कौन से कॉन्सेप्ट बचते हैं देखते हैं भाई। चलो आयनिक रेडियाई की तरफ चलते हैं। क्या फंडा है आयनिक रेडियाई का? आयनिक रेडियस यानी आयनिक रेडियाई आयनिक रेडियाई के बारे में हम लोग बात करेंगे। आयनिक रेडियाई के बारे में जब बात करते हैं तो आयनिक रेडियाई है क्या? देखिए किसी आयनिक क्रिस्टल में, इसमें आयनिक क्रिस्टल में जो आयंस होंगे, यानी कि आयनिक क्रिस्टल है तो सिंपल सी बात है उसमें आयंस होंगे। कौन कौन से हैं? कैटायन एंड एनायन। इन दोनों के बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यानी आयनिक क्रिस्टल के आयनिक क्रिस्टल में उनके आयंस के बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ही आयनिक रेडियस कहलाता है। वो आयंस होते हैं कैटायन और एनायन। जैसे NaCl का एग्जांपल ले लो, KCl
का एग्जांपल ले लो, NaCl ले लो, Na+ Cl- इन दोनों के बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ही NaCl के क्रिस्टल में उसकी आयनिक रेडियस कहलाएगी। अब देखो दो फंडे हैं यहाँ पे, पहला कि जब मेटल, मैं बात कर रहा हूँ कोई एलिमेंट, मैं कोई एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यानी इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या होता है, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये क्या बनाएगा, बोले तो n इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो Mn+, यानी ये क्या बना लेता है, कैटायन बनाता है। जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या बनाता है, कैटायन बनाता है। और जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है, n इलेक्ट्रॉन गेन की मान लो, तो क्या बनाएगा, एनायन बनाता है। जिसपे नेगेटिव चार्ज वो एनायन, जिसपे पॉजिटिव चार्ज वो कैटायन बनाता है। अब देखो कैटायन बन गया, एनायन बन गया। हमें क्या देखना है कि जो कैटायन होता है, इस बात को चाहे नोट कर लेना, एग्जाम में ये चीज पूछी जाती है। कैटायन जो होता है वो रेस्पेक्टिव अपने पेरेंट एटम से साइज में छोटा होता है या बड़ा होता है, इस चीज के बारे में पूछा जाता है। कैटायन और एनायन अपने पेरेंट एटम से साइज में बड़े होते हैं या छोटे होते हैं। अब देखो कैटायन, मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ लिथियम का, ठीक है, मेरे पास न्यूक्लियस है, उसके बाद एक शेल, उसके बाद एक और शेल, दो इलेक्ट्रॉन है, तीसरा इलेक्ट्रॉन यानी आउटरमोस्ट शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन होगा आउटरमोस्ट शेल में। अब देखो मान लो इसने इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। अब क्या हुआ, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बचे, दो, पहले कितने थे, 3, अब कितने बचे, 2। अब वही न्यूक्लियस पहले 3 इलेक्ट्रॉन को संभाल रहा था, अब वही न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन को संभालेगा, यानी कि अब उसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यानी कि एटम ने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। अब जब उसने एक अपने में से एक क्वांटिटी लूज कर दी तो उस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन तो घट गया ना, 2 इलेक्ट्रॉन उस चार्ज को अट्रैक्ट कर रहे हैं। पहले 3 के लिए कितना था, मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन 33% अट्रैक्ट कर रहा था न्यूक्लियस को, तो टोटल तीनों कितने कर रहे थे, 99% के आसपास, है ना। अब एक निकल गया तो दोनों के लिए अट्रैक्शन कितना बचा, 50-50 बचा। तो इसी वजह से इनका अट्रैक्शन बढ़ जाने की वजह से साइज छोटा हो जाता है। अब ये सेल तो खाली होगी तो इसका साइज तो वैसे ही छोटा हो जाएगा, इतना हो जाएगा, मतलब बाहर की सेल तो इनमें ही होगी, ये सेल खाली होगी, इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा। इसका मतलब जैसे ही कैटायन बनता है तो कैटायन अपने रेस्पेक्टिव पेरेंट एटम से साइज में हमेशा छोटा होता है। अब दूसरा केस लेते हैं, जब एनायन बनता है। एनायन के बारे में जब बात करते हैं, मान लीजिए फ्लोरीनेटर, फ्लोरीनेटर है, हमें पता है वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। इसको एक ही चाहिए होता है, एक इलेक्ट्रॉन लेके ये क्या बना देता है, F- बना देता है। पहले क्या थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे बढ़ेगा इसका साइज बढ़ जाएगा। कैटायन अपने रेस्पेक्टिव पेरेंट एटम से साइज में छोटा होता है, एनायन अपने रेस्पेक्टिव पेरेंट एटम से साइज में बड़ा होता है। अब देखो उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो क्या है, उस कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट है वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है। आयनिक रेडियस का ये लास्ट पॉइंट है जिसको हमें डिस्कस करना है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जाता है इस क्वेश्चन को, कंपटीशन में भी पूछा जाता है। क्या है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है। आइसो का मतलब सेम, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब सेम इलेक्ट्रॉन, यानी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब क्या है, ऐसी स्पीशीज यानी दो स्पीशीज और those elements which have same number
electrons are known as isoelectronic species। जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोलते हैं। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जिनको बोलते हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन से एग्जांपल लेता हूँ, देखो ये बढ़िया सा एग्जांपल लेके दिखाता हूँ कौन से आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होते हैं। जैसे O2 माइनस F माइनस Na प्लस Mg2 प्लस, सारे के सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। सारे के सारे क्या है? आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे इनके अंदर? 10 हो। सबके अंदर काउंट करके देख लेना चाहिए, सबके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 10। एग्जांपल देखो, सोडियम टोटल एटॉमिक नंबर कितना? 11। जितने एटॉमिक नंबर उतने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन जैसे ही प्लस हुआ, सोडियम प्लस यानी एक इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 10। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 10। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, टोटल इलेक्ट्रॉन 9, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, माइनस एक नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। ऐसा ही होगा माइनस का। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली क्या है कि चाहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है, ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बेशक हो, लेकिन इनकी जो आयनिक रेडियस है सबकी अलग अलग होती है। क्योंकि कैटायन और एनायन पे जितना ज्यादा चार्ज होता है उसी के हिसाब से उनका साइज घटता और बढ़ता है। ठीक है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेंगे, जैसा कि मैंने अभी पहले समझाया था, उसी तरह से इनका आयनिक रेडियस जो होगी वो अलग अलग होगी। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होने के बावजूद भी इनकी आयनिक रेडियस हमेशा अलग अलग होती है। अब इसी के साथ आज का लेक्चर मैं एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जो नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है उनके बारे में। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को